नमस्कार साथियों। आज हम फिर एक बार लाइव है आइए। अब आज हम अध्ययन करें संयुक्त पूंजी वाले बैंक कौन कौन से हैं भारत में। तो सन 1806 से 1860 तक का काल में कौन कौन से बैंक थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि सन 1806 से पूर्व एजेंसी घरों के द्वारा ही बैंकिंग व्यवसाय किया जाता था। इसके द्वारा कुछ बैंकिंग संस्थाएं असीमित दायित्व के आधार पर स्थापित किया गया, क्योंकि उस समय तक देश में सीमित दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार से स्थापित बैंकों में हिंदुस्तान बैंक तथा बैंक ऑफ बंगाल प्रमुख थे। इस अवधि में स्थापित अधिकांश बैंक असफल हो गए। इसकी असफलता का प्रमुख कारण यह था कि इन बैंकिंग संस्थाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यापारिक क्रियाएं भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त उनका प्रबंधन भी ठीक नहीं था तथा इसमें सट्टे की प्रवृत्ति भी पाई जाती थी। इन बैंकों की स्थापना मुख्य कलकत्ता में ही केंद्रित थी, क्योंकि यहाँ वे न केवल विदेशियों से जमाएं प्राप्त कर सकते थे, अपितु उनके सम्मुख पूंजी विनियोजन की वित्तीय विविध स्रोत उपलब्ध थे। इस अवधि में स्थापित अधिकांश बैंक असफल हो गए थे। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य संबंधित एकाधिकार के समाप्त हो जाने के कारण एजेंसी घरों का पतन भी प्रारंभ हो गया था। अतः देश की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक था। तो तत्कालीन सरकार ने भी अनुभव किया कि देश में कुछ सरकारों और राज्य समर्थक बैंकों की स्थापना आवश्यक है। अतः इस संदर्भ में सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में, प्रेसिडेंटी बैंक ऑफ मुंबई 1840 ईस्वी में, प्रेसिडेंटी बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्थापना की गई। इन बैंकों पर सरकार द्वारा अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अचल संपत्तियों का पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों के क्रय विक्रय का भी अधिकार नहीं था। इनकी कार्यप्रणाली में अनेक दोषों के होते हुए भी भारतीय बैंक के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। आगे चलकर 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंट बैंकों का एकीकरण करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये अपने समय का महत्वपूर्ण व्यापारिक बैंक था। जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके सहायक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैंकिंग संस्थाएं हैं। इसके बाद सन 1860 से 1913 व्यापारी बैंकों के विकास का काल। 1800 देश में 1860 से पूर्व जिन व्यापारिक बैंकों की स्थापना हुई थी वे सभी असीमित दायित्व पर आधारित थे। सन 1860 में भारत सरकार ने एक बैंकिंग संबंधी अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार बैंक की स्थापना सीमित दायित्व के सिद्धांत के अनुसार की जाने लगी। फलस्वरूप बैंकिंग विकास की गति अधिक तीव्र हो गई। इस अवधि में इलाहाबाद बैंक 1865, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, पीपुल बैंक ऑफ इंडिया 1901 जैसे महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना हुई। इनमें से अधिकांश बैंक यूरोपियन पूंजी व्यवसाय के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। भारतीय पूंजी व्यवसाय के अंतर्गत सर्वप्रथम 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापित किया गया। सन 1906 के पश्चात देश में विदेशी आंदोलन प्रारंभ होने पर भारतीय बैंकों की स्थापना को स्वतः ही बहुत बल मिला। फलस्वरूप बड़ी संख्या में बैंकों की स्थापना हुई। उत्तर भारत में तो नए बैंकों का एक जाल सा बिछ गया। विदेशी आंदोलन के प्रभाव के कारण यूरोपियन पूंजी और व्यवसाय के अंतर्गत नियंत्रण बैंकों का बहिष्कार किया जाने लगा। बहिष्कार की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकों को बहुत प्रोत्साहन मिला तथा इनके व्यवसाय में भी बहुत प्रगति हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक देश में अनेक बड़े बड़े व्यापारिक बैंक स्थापित हो चुके थे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया 1906, इंडियन बैंक ऑफ मद्रास 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 1909, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, बैंक ऑफ मैसूर 1913। इन बैंकों में से आज भी अनेक बैंक कार्यरत हैं। इनका भारतीय बैंकिंग व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े बड़े बैंकों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे बैंक भी स्थापित हुए। इन बैंकों की स्थापना का श्रेय विदेशी आंदोलन को ही जाता है। सन 1913 तक ऐसे बैंकों की संख्या जिनके प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 5 लाख से अधिक थे 9 से बढ़कर 18 हो गए। इन बैंकों की सम्मिलित रूप से कुल प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 4 करोड़ रुपए से अधिक थे। कुल जमाएं 22 करोड़ रुपए थी। इस समय तक देश में छोटे बड़े सभी प्रकार के बैंकों की संख्या 560 थी।
अब 1913 से 1917 के बैंकिंग विकास। सन 1905 से 1913 की अवधि के मध्य बैंकों की स्थापना किसी सुनियोजित ढंग से न होने के कारण 1913 के पश्चात ही भारतीय बैंकों पर संकट के बादल मंडराने लगे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण देश बैंकिंग साख की मांग अधिक बढ़ गई। इसका प्रभाव ब्याज दरों पर भी पड़ा। इस स्थिति का लाभ उठाने के दृष्टिकोण से बैंकों ने अपने आप कम से कम नकद कोष रखकर अधिक से अधिक ऋण देना प्रारंभ कर दिया। युद्धकालीन उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण जमाकर्ताओं को बैंक के प्रति विश्वास डगमगाने लगा, अतः उन्होंने बैंकों में जमा धन निकलवाना प्रारंभ कर दिया। इन कठिन परिस्थितियों में बैंकों द्वारा जमाओं की मांग पूरी करना संभव नहीं था, अतः इस अवधि में अनेक बैंक असफल हो गए, जिससे देश में एक बैंकिंग संकट उत्पन्न हो गया। सर्वप्रथम पीपल ऑफ इंडिया असफल हुआ, इसके पश्चात देश में बैंकिंग संस्थाओं की असफलता का एक तांता लग गया। वह स्थिति सन 1917-18 तक चलती रही। इस काल में असफल बैंकों की संख्या 87 थी, जिनकी कुल चुकता पूंजी 175 लाख थी। ये पूंजी देश में कार्यरत बैंकिंग संस्थाओं की कुल चुकता पूंजी की आधे से अधिक थी। बैंकों की निरंतर असफलता व लोगों की जमाएं डूबने के कारण देश के बैंकिंग व्यवसाय में जनसाधारण का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा, अतः बैंकिंग व्यवसाय में भारी क्षति उठानी पड़ी। सन 1918 से 1938 मध्य व्यापारिक बैंकों का विकास। सन 1913 से 17 अवधि के व्यापारिक बैंक क्षेत्र में बैंकिंग संकट निरंतर चलता ही रहा। फलत अधिक संख्या में बैंकिंग असफल हुई। असफलता के इस क्रम के पश्चात बैंकों की अवधि में कुछ सुधार हुआ। इस साधारण का बैंक व्यवसाय एक बार पुनः धीरे धीरे विश्वास उत्पन्न हुआ। युद्ध जनित मुद्रास्फीति के कारण लोगों के पास जो अतिरिक्त धन आया उसे उन्होंने बैंकों में जमा कराना आरंभ कर दिया, अतः बैंकों की जमाओं में वृद्धि होने लगी तथा बैंकिंग व्यवसाय का तेजी से विस्तार हुआ। इस अवधि में भी अनेक नवीन बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना हुई और सन 1918 से 21 की अवधि में कुछ बैंक, औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक देश में स्थापित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। टाटा इंडस्ट्रियल बैंक इस अवधि में स्थापित किया गया था। सन 1921 में 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों का एकीकरण करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सन 1921 के पश्चात देश में मुद्रा संकुचन व आर्थिक मंदी के कारण एक बार पूर्ण बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के फलस्वरूप बैंकिंग संस्थाओं के असफलता का क्रम प्रारंभ हो गया और 1924 से 29 अवधि के मध्य इस स्थिति को कुछ सुधार अवश्य हुआ, किंतु यह सुधार अस्थायी था। सन 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण बैंकों की स्थिति फिर से बिगड़ गई और एक बार पुनः बैंकों की असफलताओं का क्रम प्रारंभ हो गया। सन 1929 इस स्थिति को विशेष परिवर्तित हुआ। 22 से 36 की अवधि देश में लगभग 375 बैंक असफल हुए, जिनमें से कुछ बड़े बैंक व शक्तिशाली बैंक थे और 1923 में टाटा इंडस्ट्रियल बैंक असफल होने पर उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एकीकृत कर दिया गया और सन 1936 में केवल ट्रनकोर में ही करीब 40 बैंक असफल हो गए थे। देश में बैंक की असफलता का ये क्रम चलता रहा और सन 1938 में ट्रनकोर नेशनल एंड किल बैंक असफल हुआ, जो उस समय दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण बैंक था। इस बैंक के असफल का प्रभाव अन्य बैंकिंग संस्थाओं पर पड़ा जो है। तो बैंकों की असफलता के संबंध में उपयुक्त तालिका का अध्ययन स्पष्ट है कि 1940 के मध्य बैंकिंग 598 में सफल हुए। इसके विपरीत इस अवधि के पूर्व दशक में व्यवसाय बंद करने वाले बैंकों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी, किंतु इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी सबसे अधिक 577.1 लाख थी, क्योंकि असफल बैंकों में 12 ऐसे बैंक थे जिनकी प्रत्येक प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए से अधिक थी। बैंक असफल के इस क्रम का प्रमुख कारण बैंकों का दोषपूर्ण विनियोग नीति थी। धन्यवाद।